देश का सालाना बजट बस आने ही वाला है और सरकार उसकी तैयारियों के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। फरवरी में बजट पेश किया जाना है और बजट के ऐलान पर पूरे देश की नजर रहती है। बजट में ही पता चलता है कि सरकार आने वाले साल में किस मद पर कितना पैसा खर्च करने वाली है और बीते हुए साल में उसने कितना खर्चा किया। आम लोगों को कोई राहत मिलेगी या नहीं? इनकम टैक्स आपका कम होगा, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा? कल्याणकारी स्कीमों में यानी सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स पर कितना पैसा सरकार खर्च करेगी? लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की सरकार कोशिश करती है, लेकिन सरकार को अपनी जेब का भी ख्याल बजट में रखना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर सरकारी खजाने में पैसा कहां से आएगा और कितना आएगा। अब चूंकि बजट 2026 के लिए सरकार की तैयारियां एकदम एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है, ऐसे में सरकार खर्च और कमाई का बैलेंस बिठाने में जुटी हुई है। अब की बार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है जिसके पीछे हैं दो मसले। पहला, पिछले बजट में सरकार ने टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपए पर पहुंचा दिया था। सैलरीड लोगों के लिए ये छूट हो गई है 12,75,000, यानी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को जब जोड़ देंगे तो 12,75,000 की छूट नई टैक्स रिजीम में। और यहां से सरकार की कमाई में गिरावट आई है। अब आते हैं दूसरे मसले पर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक भारत का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4% रहा। पूरे साल के लिए बजट में ये 4.4% रखा गया है। इस दौरान डेफिसिट FY26 के पूरे बजटेड डेफिसिट का 52.6% रहा है। ये 2011 के बाद सबसे कम स्तर है। बस पैंडेमिक वाले साल FY21 और FY22 को अगर छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट टैक्स में महीने दर महीने 1.2% की कमी भी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण इनकम टैक्स में गिरावट है। इनकम टैक्स साल दर साल 27% बढ़ा है, लेकिन पिछले महीने की तुलना में 23% कम हो गया है। यानी आपकी जेब से इनकम टैक्स के जरिए कम पैसा जा रहा है। आपके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जरा सोचिए, सरकार की जेब में भी तो कम ही पैसा जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स भी पिछले महीने के हाई बेस की वजह से थोड़ा कम हो गया है। तो इनकम टैक्स की बात हो गई, फिस्कल डेफिसिट की बात हो गई, लेकिन एक और अहम खबर जिसका जिक्र हम कैसे नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त को हम सभी को याद है, प्रधानमंत्री ने जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था और नवरात्र की शुरुआत यानी 22 सितंबर से जीएसटी के 2 रेट्स खत्म कर दिए और केवल 2 बचे। 4 से सीधा 2 रेट पर हम आ गए। 12% और 28% का रेट खत्म कर दिया सरकार ने। यहां भी सरकार की कमाई घटने की आशंका पैदा हुई है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1,70,000 करोड़ रुपए के करीब आ गया। तो भारी भरकम छूट के बाद सरकार अब कहां से पैसे जुटाएगी, ये बड़ी फिक्र वित्त मंत्री के माथे पर दिखाई दे रही है। इस फिक्र को कम करने के लिए सरकार कई सालों से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश करती आई है। तो क्या रेवेन्यू की कमी की भरपाई सरकार इस बार भी यहीं से करने की कोशिश में जुटी हुई है? तो चलिए, आज मनी 9 की इस बजट स्पेशल स्टोरी में हम सरकार की कमाई और डिसइन्वेस्टमेंट के किस्से की पड़ताल करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हम लेकर आए हैं। पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे शुरू हुआ और क्या होता है समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचना। कभी सरकार की आंख का ये तारा हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके मंत्री तब अरुण शौरी थे। तब ये एक सिद्धांत सरकार की समझ में आया कि भाई, सरकार का काम है लोगों को सहूलियत देना और सरकार चलाना, ना कि कंपनियां चलाना और मुनाफा कमाना। ये बात समझ आई तो चल गया चक्का सरकारी कंपनियों को बेचने का। बड़े बड़े टारगेट रखे गए और खूब रकम शुरुआती वर्षों में जुटाई भी गई। लेकिन बीते कुछ वर्षों की बात करें तो सरकार के विनिवेश के टारगेट और हासिल हुई रकम दोनों में एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। सरकार तमाम कोशिश के बावजूद इन टारगेट्स को हासिल नहीं कर पा रही है, पीछे छूट रही है। अब अगर मैं पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करूं तो 2020-21 में टारगेट था 2,10,000 करोड़ का और अचीव हुआ 32,742 करोड़। 2021-22 में टारगेट रखा गया 1,75,000 करोड़ का, अचीव हुआ 15,440 करोड़। 2022-23 में टारगेट था 65,000 करोड़ का, अचीव हुआ 31,059 करोड़।
2023-24 के टारगेट की बात करें तो 51,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन सरकार केवल हासिल कर पाई 14,564 करोड़। 2024-25 का टारगेट रखा गया 50,000 और अचीव हुआ केवल 7,842 करोड़। 2025-26 की टारगेट की बात करें तो 50,000 करोड़ और अब तक केवल 3,677 करोड़ ही सरकार की किटी में आए हैं। जब ये टारगेट हासिल होने बंद हुए तो सरकार ने निवेश का तौर तरीका भी बदलने की कोशिश की है। अब सरकार माइनॉरिटी स्टेक सेल करती है। आसान भाषा में अगर कहें तो सरकार अपने शेयर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेच रही है, वो भी ऑफर फॉर सेल के जरिए। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी पर सरकार का कंट्रोल बना रहता है, किसी तरह का विवाद भी नहीं होता है और आसानी से पैसा भी मिल जाता है। इसको थोड़ा आंकड़ों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से साल में सरकार ने CPSEs यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कितने शेयर बेचे और कितना कमाया है। शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कोल इंडिया में सरकार ने 3% हिस्सेदारी बेची, 4,185 करोड़ मिले। SJVN में 4.92% बेचकर 1,348 करोड़। NHPC में 2.5% हिस्सेदारी बेची, 2,453 करोड़ और NLC में 7% हिस्सेदारी बेचकर 2,129 करोड़ आए सरकार के पास। इन सब आंकड़ों में नोट कीजिए, सभी छोटे छोटे हिस्से सरकार ने अपने बेचे हैं, लेकिन रकम बड़ी मिली है। अगर बात फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्प में 3.39% हिस्सेदारी बेची गई, 2,345 करोड़ मिले। कोचिन शिपयार्ड में 4.95% हिस्सेदारी बिकी और 2,015 करोड़ का सरकार को फायदा हुआ। हिंदुस्तान जिंक में 1.62% की हिस्सेदारी बिकी है और कमाई 3,449 करोड़। कुल मिलाकर यहां भी 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार के खाते में आए हैं। और अब प्रेजेंट ईयर यानी 2025-26 की बात करें तो अब तक मझगांव डॉक में 3.61% की हिस्सेदारी बेचकर 3,673 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6% हिस्सेदारी बेचकर 2,624 करोड़, यानी सिर्फ 2 कंपनियों से ही अभी तक 6,297 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जब सरकार OFS करती है तो निवेशक उसे भरोसेमंद मानते हैं, इसीलिए वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर निवेश करना इसमें पसंद करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का OFS 5 गुना तक खरीद लिया गया। इसका मतलब निवेशकों को लगता है कि ये कंपनियां मजबूत हैं और आगे और बढ़ेंगी, इसलिए वो इनमें पैसा लगाने को तैयार रहते हैं। जब निवेशक बोली ज्यादा लगाते हैं तो शेयर की कीमत बढ़ती है और यही वैल्यू क्रिएशन कहलाता है। और तीसरी बेहद जरूरी बात, सेबी का एक नियम ये कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सा आम जनता के पास होना चाहिए। इसीलिए सरकार को वैसे भी अपना हिस्सा घटाना ही पड़ता है। खैर, इस कदम से फायदा ये भी होता है कि सरकार के पास बजट के लिए पैसा जोड़ने का एक सुरक्षित और आसान रास्ता रहता है। देश में चल रहे विकास के कामों की गति बनी रहती है और बाजार में विश्वास बढ़ता है और फिर ऐसे OFS में निवेशकों की बड़ी दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जब बजट 2026 पेश करेगी तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को वो कितना अचीव कर रही होगी और आगे के लिए इस टारगेट को कितना रखती है। सरकार का अगले फिस्कल के लिए क्या रोड मैप रहता है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इस तरह की खबरों को जानने और समझने के लिए आप भी बने रहिए मनी 9 के साथ और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।